स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूप में। प्राय अकाउंट्स में बहुत सारे इक्वेशंस के प्रयोग किए जाते हैं जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूप में हम यहाँ पर कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यह एक इक्वेशन है जिसका प्रयोग व्यापार के अंतर्गत क्यों किया जाता है, इसको अच्छी तरह से समझना है। अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रयोग प्राय बड़े स्तर पर इस सूत्र के रूप में किया जाता है, इक्वेशंस के रूप में किया जाता है। और जो छोटे व्यापारिक गण होते हैं वह प्राय अकाउंटिंग इक्वेशंस के द्वारा ही अपने बहियों को मेंटेन करते हैं। अगर हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम कहते हैं दैट इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच, अर्थात यह परंपरागत पहुंच के अंतर्गत आता है। दूसरे को हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, अर्थात इसकी उत्पत्ति हाल के कुछ वर्षों से हुई है। जब मैं पढ़ता था तो वहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं हुआ करता था पुस्तकों में। हम बार बार कहते हैं कि अकाउंटेंसी के अंतर्गत परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन को लाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो छोटे व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर प्रायः अकाउंटिंग इक्वेशंस की रचना की गई। इस अकाउंटिंग इक्वेशन की रचना के द्वारा हम क्या देखते हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यह सारे चीजों का समावेश अकाउंटिंग इक्वेशन में कर दिया जाता है। और अकाउंटिंग इक्वेशंस के द्वारा ही वो अपने आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है और कहता है कि ऑलवेज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अर्थात कुछ शिक्षकगण इसे इस रूप में समझाते हैं कि जर्नल एंट्रीज थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स लेखांकन समीकरण के द्वारा रोजनामचे के लेखे। बिल्कुल यह गलत है, क्योंकि ये जो रोजनामचे और लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाए थे दैट इज मर्ज इनटू ए अकाउंटिंग इक्वेशन। वह तो स्वयं अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया, तो पुनः इस अकाउंटिंग इक्वेशन से रोजनामचे बनाने की क्या आवश्यकता है। अर्थात यह बिल्कुल एक गलत धारणा है। जो ऐसा करते हैं प्राय अकाउंटिंग इक्वेशंस को अच्छी तरह नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं जर्नल एंट्रीज थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। अर्थात अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए बनाने के लिए आपके पास रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का सही ज्ञान होना चाहिए। अर्थात ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत भी उसका ज्ञान होना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंतर्गत भी उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंत में एक बैलेंस शीट की मांग की जाती है, क्योंकि यह अकाउंटिंग इक्वेशंस प्राय बैलेंस शीट का ही एक पार्ट होता, हिस्सा होता है। अर्थात एसेट्स बैलेंस शीट, लायबिलिटीज बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट। अतः छात्रगण अच्छी तरह समझे कि अकाउंटिंग इक्वेशन कोई रोजनामचा बनाने का नहीं है, लेजर पोस्टिंग करने का नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाने का नहीं है, फाइनल अकाउंट बनाने का नहीं है। अर्थात सबको मर्ज कर दिया गया है अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंतर्गत। इस बात को आप पूरी तरह याद रखें। इससे से ज्यादा एक बैलेंस शीट बनाया जा सकता है। अर्थात बैलेंस शीट में यह सारे अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूप में प्राय एसेट्स अन्यान आते हैं, लेकिन कैपिटल की भूमिका एक होती है, लायबिलिटीज की भूमिका ज्यादा से ज्यादा दो। हम यहाँ पर हमेशा हम अपनी पढ़ाई को कहीं पर भी पढ़ाएंगे, आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, तब आपको पता चलेगा कि सर एक नए कंसेप्ट से इसकी व्याख्या करते हैं। और हमारा व्याख्या हमेशा
कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज के रूप में और लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रूप में। इंटरनल लायबिलिटीज मीन्स आंतरिक दायित्व, अर्थात जो मालिक के प्रति देय हो, व्यापार के द्वारा मालिक के प्रति देय हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज। और जो बाहर के व्यक्तियों को देय हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसे बाह्य दायित्व कहा जाता है। अर्थात बाह्य दायित्व के भी दो भेद होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब अर्थात ऐसी लायबिलिटी जिसका भुगतान बहुत वर्षों के बाद किया जाना है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका भुगतान वर्ष के अंतर्गत किया जाना, दैट मीन्स एक ही अकाउंटिंग पीरियड में उसका भुगतान किया जाना है, जबकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का भुगतान अनेकों अकाउंटिंग पीरियड के बाद किया जाना है। इस बात को हमेशा इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रूप में समझिएगा, तो आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे, हार्ड से हार्ड टॉपिक को मैं बहुत ही सरल बनाकर करूंगा। अब यहां पर हमने एसेट्स में क्या लिखा, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। मीन्स एसेट्स के तरफ केवल रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का उल्लेख होता है, नॉमिनल अकाउंट का उल्लेख नहीं होता है। हमने यहां क्या लिखा, एडजस्टमेंट ऑफ ऑल नॉमिनल ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स कैपिटल में उन सारे लेन देनों का समायोजन करेंगे जो प्रायः नॉमिनल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हो, जिसमें रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट फॉलो किए जाते हैं। लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अर्थात वह भी पर्सनल अकाउंट ही होते हैं, उसके अंतर्गत कोई रियल अकाउंट या कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं होते हैं। दैट मीन्स यह भी आपका पर्सनल अकाउंट ही है। इस प्रकार आप इसको पहले बांटकर समझना सीखिए। अकाउंटिंग में बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, ये तो एक इक्वेशन है, इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। अर्थात इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है, अर्थात बड़े स्तर पर जब हम इसकी बात करेंगे तो यह इक्वेशन इस रूप में प्रयोग किया जाता है और हम एक उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स इक्वेशन तो बहुत है, जैसे हम कहते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट, हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू आल्सो प्रॉफिट। ये सब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए कहते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अर्थात यह इक्वेशंस के रूप में कभी कभी व्यापार के अंतर्गत प्रयोग में किए जाते हैं। दैट मीन्स जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो कभी कभी हमको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इत्यादि रहता है, तो हम ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक इत्यादि के द्वारा उसको लिखते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखिएगा, सीधे लिख देता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड इनटू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अर्थात आपके ट्रायल बैलेंस में अगर ओपनिंग स्टॉक दे दिया जाए तो कभी फाइनल अकाउंट के प्रथम ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट शीर्षक में ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है। ये बातों को ध्यान में रखिए, इसके अंतर्गत बहुत सारे खर्चों का समायोजन हो जाता है, इसीलिए सिर्फ एक शब्द बोला जाता है, क्रेडिट के सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। हम इस प्रकार के इक्वेशन अकाउंट्स में न जाने कितने पढ़ते हैं, सभी की व्याख्या अभी यहाँ पर हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इक्वेशन समीकरण का प्रयोग एक व्यापार के अंतर्गत प्राय किसी उत्तर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यह जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है किसके द्वारा, जो प्रायः जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट से छुटकारा पाना चाहते हैं। अर्थात यह लंबी प्रक्रिया जो ट्रेडिशनल अप्रोच का है
उसमें जाना नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मोटा मोटा हमको उत्तर प्राप्त हो जाए व्यापार के। यही अनमोल 3 रत्न हैं। ये 3 रत्न अगर व्यापार की जानकारी हो जाए तो अनावश्यक जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, आज अकाउंटिंग इक्वेशन आपने बहुत पढ़ा होगा और हम भी देखते हैं, और बहुत सारे चार्टर अकाउंटेंट बना देते हैं जर्नल एंट्रीज थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। अर्थात राम स्टार्टेड बिजनेस कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट, अर्थात उसे अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्ट करना है, न कि उसका जर्नल एंट्रीज क्रिएट करना है। लेकिन पढ़ाने का अपना अपना तौर तरीका है। जो इसके गहराई को नहीं समझते हैं वह जर्नल एंट्रीज बना ले, पुनः लेजर बना ले, पुनः ट्रायल बैलेंस बना ले, पुनः फाइनल अकाउंट बना ले। उसको कोई रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जब हमको इस चीज का ज्ञान है तो इस चीज का ज्ञान होने में कितना समय लगता है, कोई समय नहीं लगता। लेकिन वह क्रिया को पुनः दोहराना ही कहलाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का मतलब ये सबसे आपको छुटकारा मिलना है और आपका उत्तर अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूप में ये प्राप्त होना है। तो बच्चों, अब इतना तक हम मिटाते हैं। हम आपको एक मौखिक इलस्ट्रेशन, दैट मीन्स हम ट्रांजैक्शंस को बोलते जाएंगे और उसके इम्पैक्ट को, उसके प्रभाव को, कि वह संपत्ति को प्रभावित किया, कि लायबिलिटीज को प्रभावित किया, कि कैपिटल को प्रभावित किया। अभी हमने सारी बातों का जिक्र किया है। इन सारी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा, तभी आप किसी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंतर्गत पुटअप कर सकते हैं। इसमें कोई माइनस प्लस का विज्ञान नहीं है। कुछ लोग इसे प्रायः माइनस प्लस के रूप में समझाते हैं, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस। ये सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके सही सही इम्पैक्ट को जानना जरूरी है, और जब हम इम्पैक्ट को जानेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर एक चीज विदाउट जर्नल एंट्रीज हम मौखिक रूप में ये अंजाम दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सपोज दैट इधर हम लिख दिया एसेट्स, यहां पर लिख लेते हैं कैपिटल, यहां पर लिख लेते हैं लायबिलिटीज। हो गया, इसका फॉर्म तैयार हो गया। अब हम कहते हैं हर तरह से आप जब भी कोई पुस्तक उठाइएगा, सबसे पहला ट्रांजैक्शंस व्यापार का यही होता है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज इतना। अब इसमें नाम जोड़ दीजिए, नहीं जोड़िए, कोई मतलब नहीं है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ राम की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि व्यापार हमेशा मालिक के द्वारा प्रारंभ किया जाता है और मालिक को एज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के रूप में हम लिखते हैं, कैपिटल के रूप में। तो पहला रोजनामचा बनता कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट, अर्थात एक संपत्ति का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ कैश कितना 50,000, दूसरा कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ कितना 50,000, समाप्त हो गया। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश, स्वाभाविक रूप से हम रोजनामचा बनाते हैं। यहां पर परचेज अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट लिखने के स्थान पर अगर गुड्स अकाउंट डियर लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सारे गुड्स का समायोजन हम स्टॉक में करते हैं और इस स्टॉक का फॉर्मेशन जो होता है वह प्राय परचेज सेल्स, परचेज से स्टॉक बढ़ता है,
सेल से स्टॉक घटता है, परचेज रिटर्न से फिर स्टॉक बढ़ता है। इस प्रकार से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इत्यादि सब एक ही शीर्षक के अंतर्गत डाला जाता है। इसीलिए इसको यहाँ पर गुड्स के रूप में लिखिए तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा समझ में आएगा। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, दैट मीन्स क्या हुआ, कैश। अगर यह ट्रांजेक्शन 10,000 का है तो कैश में 10,000 माइनस हो जाएंगे। अब कैश बचा 40,000 और दूसरा आपके स्टॉक में वृद्धि हो जाएंगे 10,000 का। इस प्रकार से यह चलता रहता है। पेड बेजेस, क्या रोजनाम से बनाते हैं, बेजेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अगर आपने 2,000 रुपया बेजेस पेड किया, दैट मीन्स कैश में पुनः 2,000 रुपये की कमी आ गई, बच गया ये 38,000। बेजेस क्या है, नॉमिनल ट्रांजेक्शन्स है, और नॉमिनल ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे उसका एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, कैपिटल में। अर्थात इसका कैपिटल 2,000 रुपया से माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 48,000। कुछ से कुछ आप एग्जाम्पल दे दिया कीजिए, उसको हम पुटअप कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परचेज ए मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, यहाँ राम की कोई भूमिका नहीं। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट कह दीजिए, काम हो जाएगा। दैट मीन्स किससे लिए, राम से। राम इज ए क्रेडिटर, अर्थात अब लायबिलिटीज के दो भाग हो जाएंगे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। यह क्रेडिटर शॉर्ट टर्म का बोधक है, अर्थात अभी हम इसका बंटवारा नहीं करते हैं, केवल आपको समझा दे रहे हैं। तो परचेज मशीनरी अर्थात एक संपत्ति की वृद्धि हुई, कितने की संपत्ति खरीदे, तो आ जाइए इसके सम लाइन में चले आइए। सपोज दैट आपने 5,000 की संपत्ति खरीदी, यहां मशीनरी में प्लस हो गया, मशीनरी बढ़ गया। अगर आप नगद खरीदे हैं तो स्वाभाविक रूप से यह 5,000 कैश को भी कम कर देगा। इस प्रकार कैश 33,000 बचेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन जिसको बच्चों को समझने में कठिनाई होती है, जैसे पेड, सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी पेड इन एडवांस रोजनामचा क्या बनाते हैं, प्रीपेड सैलरी। पहले इसको ध्यान में रखिए, प्रीपेड सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये बनाते हैं। प्रीपेड सैलरी एक संपत्ति को फॉर्म करता है, और कैश सपोज दैट यह 3,000 रुपया है, तो प्रीपेड सैलरी एक नई संपत्ति बन गया, प्रीपेड सैलरी। और जितना भी है 3,000 रुपया क्या करेगा, कैश को कम कर देगा, अर्थात -3,000, ये बच गया 30,000। और एक नई संपत्ति की उत्पत्ति हो गई जिसको हम प्रीपेड सैलरी कहते हैं, तो इसके सम इक्वल में लिखिए 3,000 रुपया। चलिए हो गया, अर्थात हमने कोई लाइनिंग नहीं किया है। लाइनिंग कोई खास बात नहीं है, आमने सामने सब एडजस्टमेंट देते चले जाइए। आपका इक्वेशन हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के रूप में चलता रहेगा। जैसे विथड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000। विथड्रॉन ड्रॉइंग कौन करता है, मालिक करता है। और जब मालिक करता है तो हम रोजनाम से बनाते हैं ड्रॉइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अर्थात यह ड्रॉइंग अगर 5,000 का है तो इसका टू इम्पैक्ट, अर्थात दो प्रभाव कहां पड़ा, तो आपके कैश में पुनः 5,000 माइनस हो जाएंगे, अर्थात यह 25,000 बचा, और आपके कैपिटल में 5,000 की कमी आ जाएगी, अर्थात यह बचा 43,000। इस प्रकार से काम हुआ। अब एक और नया टॉपिक, आउटस्टैंडिंग वेजेस
500। आउटस्टैंडिंग बेजेस का रोजनामचा क्या बनाते हैं? तो हम बनाते हैं बेजेज अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग बेजेस। एक चीज कुछ छूट गया लिखने क्या? अच्छा छूट। बेजेज अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग बेजेज अकाउंट। बेजेज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमेशा कैपिटल को प्रभावित करेगा। अर्थात समझ लीजिए 500 रुपया है तो 500 रुपया क्या करेगा? कैपिटल को माइनस कर देगा। ये बच जाएगा 42,500 का। और आउटस्टैंडिंग बेजेस ये एक प्रकार की लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। अर्थात इस लायबिलिटीज को हम यहां पर 500 रुपया लिख देंगे आउटस्टैंडिंग बेजेस कह के। आउटस्टैंडिंग बेजेस 500 रुपया इसके समकक्ष लिख दीजिए। ये नीचे कुछ नहीं, बीच में ब्लैंक रहेगा। डॉट डॉट करके आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। जहां पर समीकरण का कोई अमाउंट मिलता है हम आमने सामने उसका प्रदर्शन कर देते हैं। तो 500 रुपया कैपिटल में कमी आई। क्यों आई कमी? तो रोजनामचा क्या बना? बेजेज अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग बेजेज। आउटस्टैंडिंग बेजेस के रूप में यहाँ 500 रुपया का क्रिएट हो गया। दैट मीन्स यही माइनस हुआ और यही प्लस हुआ। अगर माइनस प्लस के शब्दों में कहा जाए तो हम इसको इस प्रकार से कहेंगे। एक लगता है कहीं लायबिलिटीज लिखना छूट गया है, कोई जरूरी नहीं है, केवल आपको ध्यान में आ रहा है कि कहीं लायबिलिटीज की तरफ मैंने एक चीज लिखना छोड़ दिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब आप यहां क्या देख रहे हैं? 25,000, 3,000, 10,000, 5,000, 3,000। इस प्रकार 25, 10, 35, 5, 40, 3, 43,000 का एक समीकरण एसेट्स के तरफ बनेगा और इधर भी 43,000 का 42, एक 43, इधर भी 43,000 का समीकरण बनेगा। यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके कंसेप्ट को आप बढ़िया से समझिए। अब हम कुछ मौखिक ही बोलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर वह बनाना बिल्कुल संभव नहीं होता है। विद्यार्थियों को केवल हमारा काम है अच्छी तरह से समझाना। समझ जाने के बाद आपके बुक्स में न जाने कितने प्रॉब्लम होंगे, हर प्रॉब्लम को आप स्वयं ही सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि अकाउंटिंग इक्वेशंस को जो मैंने कंसेप्ट दिया है उस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए कि कहां कहां इसका इम्पैक्ट होता है। रोजनामचा आपको सही सही केवल बनाने आना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन से रोजनामचा नहीं बनाया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक अलग चीज है जो प्राय छोटे छोटे व्यापारियों के लिए दिया गया। अब कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, तो कुछ भी एग्जाम्पल का असर हम आपको बता देंगे। जैसे प्रीपेड सैलरी, क्या प्रीपेड सैलरी का रोजनामचा आपको बनाना आता है? प्रीपेड अर्थात पहले ही भुगतान कर दिए, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन एडवांस, पेड इन एडवांस। तो आपने प्रीपेड किया तो रोजनामचा क्या बनेगा? प्रीपेड सैलरी DR टू कैश अकाउंट। तो बच्चों अब आप बता सकते हैं कि प्रीपेड सैलरी एक एसेट्स का फॉर्म करता है, अर्थात एक संपत्ति में वृद्धि होती है और दूसरी ओर कैश में कमी करता है। बस इतना ही अकाउंटिंग इक्वेशन में करना है कि एक संपत्ति प्रीपेड सैलरी के रूप में बढ़ाना है और उसी के समकक्ष कैश में कमी कर देना है। ये काम आपको करना है। फिर एक एग्जाम्पल लीजिए, कुछ भी लीजिए, कुछ भी लिया जा सकता है। जैसे
हम जब फाइनल अकाउंट करते हैं तो फाइनल अकाउंट में भी प्रीपेड रेंट होता है। अब इसका स्थान, फाइनल अकाउंट में प्रीपेड रेंट का स्थान दो जगह होता है, एक है ट्रायल बैलेंस, एक है एडजस्टमेंट। जो बच्चे फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा, वरना मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो आप अच्छे से अच्छे ढंग से समझ जाइएगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस में है, दैट मीन्स फाइनल अकाउंट में एक बार लिखना, वन टाइम। अगर ये नीचे एडजस्टमेंट में है, दैट मीन्स फाइनल अकाउंट में दो बार लिखना है, टू टाइम्स। ये कंसेप्ट है। एडजस्टमेंट होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को अभी तक इसका ज्ञान नहीं। केवल वह एड, लेस इत्यादि कर देते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट के बारे में उसको कोई पता नहीं होता है कि हम क्यों एड करते हैं और क्यों लेस करते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट हमेशा एक इम्पैक्ट डेबिट का होता है तो एक इम्पैक्ट क्रेडिट का होता है, अर्थात कुछ कंफ्यूजनिंग टाइप ऑफ एडजस्टमेंट हो तो ये इम्पैक्ट भी देखना जरूरी होता है कि डेबिट और क्रेडिट में इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ। कभी कभी हो सकता है आपको नहीं जानकारी हो तो दोनों इम्पैक्ट डेबिट में चला जाएगा, तो आपका फाइनल अकाउंट का उत्तर गलत हो जाता है। तो इसको जो असल में एडजस्टमेंट जो होता है वह बिल्कुल ही छूटे हुए लेखे होते हैं। छूटे हुए लेखे अर्थात किसी कारणवश लिखना छूट गया। जब किसी कारणवश लिखना छूट गया तो स्वाभाविक है उसको हमें लिखना होगा, और जब लिखना होगा तो दो इम्पैक्ट हमने लिखना छोड़ दिया था, तो दो इम्पैक्ट हमको लिख कर लाना होगा। यही कारण है कि एडजस्टमेंट हमेशा फाइनल अकाउंट के दो बार लिखा जाता है, एक बार डेबिट साइड में तो दूसरे बार क्रेडिट साइड में। अर्थात ये एडजस्टमेंट कुछ नहीं, छूटे हुए लिखे हैं, किसी कारणवश वह लिखना छूट गया, यहाँ कारणों को ढूंढना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर प्रीपेड रेंट अगर ट्रायल बैलेंस में हो, दैट मीन्स सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। किस रूप में लिखा जाएगा? तो एसेट्स के रूप में लिखा जाएगा बस। और अगर ये एडजस्टमेंट में हो तो दो बार लिखा जाएगा। और दो बार लिखना है तो किस तरह से लिखते हैं? तो हम जानते हैं कि पीएल अकाउंट के डेबिट में जो रेंट होता है उसको लेस कर देते हैं प्रीपेड रेंट, और दूसरी तरफ फिर हम एक इम्पैक्ट एसेट्स की ओर दे देते हैं। समझिए, ये जो लेस आपने किया, किधर किया लेस? रेंट तो डेबिट में लिखा जाता है। जब डेबिट में कोई लेस करते हैं तो दैट मीन्स ये सीआर किया जा रहा है। डेबिट में कम करने का मतलब क्रेडिट लिखना कहलाता है। क्रेडिट में कम करने का मतलब डेबिट लिखना कहलाता है। अगर एडजस्टमेंट को इस तरह से आप समझ लें तो कभी कोई एडजस्टमेंट को आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहां अभी क्या किया? क्रेडिट, और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखे तो एसेट्स तो ऑलवेज डेबिट होता है। दैट मीन्स एक तरफ डेबिट और दूसरी तरफ क्रेडिट का बोध हुआ। इस प्रकार से एडजस्टमेंट को समझा जाता है। अगर कोई भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, इसका मतलब है वह छूटा नहीं है, उसका ऑलरेडी लेखा किया जा चुका है, इसीलिए उसे फाइनल अकाउंट में एक बार जगह देते हैं, और जो लिखना छूट जाता है उसको फाइनल अकाउंट में दो बार जगह देते हैं, एक बार डेबिट में, दूसरा बार क्रेडिट में। तो आज मैं सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ही टॉपिक्स एक ही दिन में समाप्त कर दे रहा हूं। हमको नहीं लगता है कि इसके आगे भी अकाउंटिंग इक्वेशंस को सवाल के रूप में हम लाकर उसको हल करवाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी किताबों में अकाउंटिंग इक्वेशंस को देखिए और कंसेप्ट को ध्यान में रखिए कि कैपिटल में ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ नॉमिनल अकाउंट होता है,
लायबिलिटीज अपने आप में पर्सनल अकाउंट होता है, एसेट्स में रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का उल्लेख होता है। पर्सनल अकाउंट भी अपने आप में 3 कैटेगरी होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। आउटस्टैंडिंग वेजेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, अर्थात इसको भी लिखा जाता है ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कैपिटल को भी लिखा जाता है ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्रैक्टिकल रूल एक अलग प्रकार का बनता है, जैसे अगर हम रोजनामचा बनाते हैं वेजेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, तो इसको प्रैक्टिकली बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल रूल्स। लेकिन जब हम सैद्धांतिक रूप में पढ़ते हैं तो हमें एक साथ दोनों कहना पड़ता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। यद्यपि कि दोनों में से एक ही घटनाएं घटी है, लेकिन जब रूल्स बोलने की बात आती है तो हम दोनों रूल्स बोल देते हैं, लेकिन प्रयोग करते हैं एक ही। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो रूल्स का आधा भाग नॉमिनल अकाउंट तो आधा भाग रियल अकाउंट मिलाकर हम इसको पढ़ते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट भाग गोज आउट। तो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अगर आप नहीं समझ पाए हो कुछ भी भारी से भारी एक सवाल का उत्तर और मैं आपको दे दूं तो शायद अब आपको कभी कोई कठिनाई होगी ही नहीं। जैसे सेल ऑफ गुड्स रुपीज, goods sold rupees 5,000, cost price 4,000, goods sold rupees 5,000, cost price 4 कैश। चलिए, यही एक कठिन सवाल और बच गया है, अब इसको भी आप समझ लीजिए। गुड्स सोल्ड रुपीज 5,000, कोस्ट प्राइस 4,000, फॉर कैश कितना में बेचे 5,000, उसकी लागत कितनी थी 4,000, प्रॉफिट कितना हुआ 1,000, अर्थात आप कैपिटल में प्लस करेंगे 1,000, स्टॉक में माइनस करेंगे कितना तो 4,000 माइनस 4,000, और कैश में जोड़ेंगे कितना तो प्लस 5,000। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऐसे ऐसे अनेकों प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं। कहीं कोई कठिनाई अगर हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका जवाब 100% दूंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना ही अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट एंड लास्ट। अब इस पर कोई वीडियो हम नहीं बनाएंगे। फिर भी आपके पास दिक्कत रह जाती हो तो आप कमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, आपको वाजिब उत्तर मिलेगा। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगता हो तो बार बार हम कहेंगे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको तुरंत एज ए नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए और आप तुरंत उसको लेकर पढ़ने बैठ जाए। अर्थात ज्ञान को हमेशा सिलसिलेवार ढंग से ही लेना चाहिए। कोई भी वीडियो होता है तो 1-2 होता है, दैट मीन्स एक से शुरू कीजिए और अंतिम वीडियो तक आइए तो आपको हर चीज का ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो आज तक के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।